Hello everyone, Assalamu alaikum and have a great day. All the viewers who arrive to learn, who want to learn something new every day about economics and macroeconomics. Dr. Azra Abdul is here from Bahauddin Zakir University, Multan, School of Economics. And you know that यहाँ मैं एक स्टार्ट करती हूँ एक शेर से कि हमारा काम तो सैराब करते जाना है, खबर नहीं कि ये बरगोबार किसका है। मैं इस शेर को पढ़ती थी, मैं सोचती थी कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो हमारे क्लास में पढ़ते हैं उनको तो हम जानते हैं, तो ये किसके बारे में कहा गया। तो आज जब इंटरनेट और ये इसका दौर आ गया है यूट्यूब का, तो हम ये शेर बिल्कुल सही साबित होता है। ये हमारा काम जो है वो सैराब करते जाना है, हमें नहीं पता है कि आप किधर किधर से दुनिया के किस किस कोने से लोग जो है इसको देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। सो एवरीवन who is present anywhere in any corner of the world, I say them welcome. So आज students हमारा जो chapter है वो है, इसका topic है the classical macroeconomics, money, prices and interest। और ये चैप्टर जो है इसके अंदर बेसिकली हम, जाहिर है कि मनी का जिक्र करेंगे, प्राइसेस का जिक्र करेंगे, इंटरेस्ट का जिक्र करेंगे, और यहाँ पर डिफरेंट थ्योरीज भी आएंगी। सो हम आगे चलते हैं। इन दिस चैप्टर वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ द क्लासिकल मॉडल। हम क्लासिकल मॉडल की डिस्कशन को कंप्लीट कर लेंगे। नंबर टू, वी एनालाइज द classical theory of aggregate price level determination, which brings the demand side of the model. Number three, determination of interest rate is also discussed. Next, we consider policy conclusions, classical views on monetary and fiscal policy. तो मेरा ख्याल में ये लेक्चर जो है वो दो मेन जो चैप्टर है, ये दो लेक्चर्स को मैं ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। इससे पहले कि हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की डिटेल्स के अंदर जाएं कि वो होती क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट को इसका कुछ बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्वांटिटी थ्योरी कब इसकी इब्तदा हुई, किसने पेश की, इसके अंदर वक्त के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आई और किन किन इकोनॉमिस्ट ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसे हम क्यूटीएम के नाम से भी याद करते हैं, ये इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि रिलेट करता है क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। यानी कि ये कीमतों और क्वांटिटी ऑफ मनी के दरमियान एक रिलेशनशिप को जाहिर करता है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या है। सबसे नंबर वन पे तो हम देखते हैं कि अर्ली फाउंडेशन इसकी क्या थी। यानी अर्ली फाउंडेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस पे कंट्रीब्यूशन जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का था। और इसकी जो रूट है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, कैन बी ट्रेस्ड बैक टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज। यानी 17वीं और 16वीं सदी के दरमियान में हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। इसका निशान हमें नजर आता है, इसकी इब्तदा नजर आती है। नोटेबली द वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट लाइक, जो ज्यादा इकोनॉमिस्ट इस पे जिनका काबिल जिक्र है वो जीन बॉर्डिन है, और उसके बाद डेविड ह्यूम जो है उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कुछ बात की थी। सो इन्होंने जो क्या किया, इसका ग्राउंड वर्क तैयार किया। दे प्रिपेयर द ग्राउंड वर्क बाय डिस्कसिंग द रिलेशनशिप, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का। ये एक फेज था। उसके बाद सेकंड फेज आता है। सेकंड में जिसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसकी थ्योरी आज हमने यहाँ पर पेश करनी है, उनमें उसका नाम आता है आर्विंग फिशर का। और ये इसे हम फिशर इक्वेशन के नाम से भी याद करते हैं। ये 1911 में इन्होंने पेश किया था।
और इसको हम थोड़ा सा लिटिल बिट मॉडर्न फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं। और ये जो असल में ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था आयरविंग फिशर, उसी के नाम पे हम फिशर इक्वेशन को याद करते हैं। और उसकी अपने काम में उसने एक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे हम इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज के नाम से याद करते हैं। और इक्वेशन को अगर मैं इसे थोड़ी सी डिटेल में बताऊं तो वो इक्वेशन क्या थी, MV = P। तो जहां पर एम से मुराद मनी सप्लाई थी, वी से मुराद वेलोसिटी ऑफ मनी थी। असल में तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है, ये वो रेट है जिस पर के मनी इकोनॉमी में गर्दिश करती है या सर्कुलेट करती है। फिर पी को वो प्राइस लेवल कहते हैं और टी जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी कहलाता है। फिशर ने ये दलील दी थी कि चेंजेस इन मनी सप्लाई जो है वो बराह रास्त या डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं प्राइस लेवल्स को, कि अज्यूमिंग द वेलोसिटी एंड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जो टी है और हमारे ट्रांजैक्शन और वेलोसिटी इसकी जो है ये दोनों कांस्टेंट रहती हैं। ये एक थोड़ी सी मैं एक ब्रीफ डिस्कशन कर रही हूँ। तीसरे नंबर पे तीसरी स्टेज जो आती है जिस इकोनॉमिस्ट का नाम मैं लूंगी वो इकोनॉमिस्ट माशियात का बानी है, जिसे हम जो है वो केन्स के नाम से मशहूर है, जो केन्स के नाम से मशहूर है। केन्स की जो तीसरे फेज में केन्स ने जो है वो क्लासिकल की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है उस पे क्रिटिक भी किया था, यानी उस पे तनकीद की थी 1930 की दहाई में। और ग्रेट डिप्रेशन जिसका जिक्र मैं स्टूडेंट पहले भी कर चुकी हूँ, जो 1930 में वकूफ पजीर हुआ था, तो जॉन मैनर्ड केन्स जो है वो उसने 1936 में अपनी किताब में इसको जो है वो QTM को यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को चैलेंज किया था। और किस तरह चैलेंज किया था, सिर्फ ये नहीं होता कि तनकीद बराए तनकीद है, बल्कि उसने एम्फेसाइज किया था द रोल ऑफ डिमांड इन डिटरमिनिंग प्राइसेस एंड आउट। उसने कहा था कि प्राइसेस और आउटपुट को डिटरमिन करने में डिमांड का रोल था, यानी सप्लाई ऑफ मनी के साथ साथ डिमांड का रोल था। ही आर्ग्यूड दैट मनी सप्लाई जो है वो बजाते खुद तने तनहा ऑल अलोन डज नॉट डिटरमिन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि मनी सप्लाई ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमिन नहीं करती, बल्कि ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस जिसे हम that is how much money people want to prefer to take in cash, and this is also called the demand for money, and the importance of the interest rate भी इसने बताई थी। तो तीन के बाद चौथा जो फेज आता है वो जाहिर है कि हर अगला आने वाला पिछले जाने वाले को के ऊपर क्रिटिसाइज जरूर करता है, क्योंकि कोई ना कोई खामियां सामने आती हैं जब नया कंसेप्ट आता है। लेकिन आफरीन है उन लोगों पे जिन्होंने किसी थ्योरी का आगाज तो किया, उनका रोल हम कभी भी भूल नहीं सकते। इसके बाद जो चौथे नंबर पे केन्स के बाद पोस्ट केन्सियंस डेवलपमेंट आती हैं, जो कि जिनका दौरानिया 1950 से 1970 तक की दहाई का है। तो इन द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम मिल्टन फ्रीडमैन के नाम से मशहूर है। और मिल्टन फ्रीडमैन को हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का फादर भी कहते हैं, यहाँ याद रखें। इसने क्या किया, ही रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में इंटरेस्ट को भी इन्वॉल्व किया। फ्रीडमैन का ये दलील थी कि मनी की अंडरस्टैंडिंग को, मनी के अंडर जो मनी सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग है, इसको मजीद जो है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। उसने एक्सपेक्टेशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी इन्वॉल्व किया, किसका, मनी और प्राइसेस का।
और उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट उसने दिया था। अब यहाँ मैं बात बताती चलो स्टूडेंट्स के, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसको फ्रीडमैन कहता है, समझ लें कि उसी को क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल कहते हैं। इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। एंड द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज ने इंट्रोड्यूस करवाया। देखिए हर एक का एक एक हिस्सा है। उसके बाद नंबर फिफ्थ फेज आता है जिसमें न्यू NEW न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात होती है, जो कि 1970 की दहाई में ज्यादा उसका इम्पैक्ट हमें नजर आता है। तो जब न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए तो हमें देखना है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने स्क्रूटनी की है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर भी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस की और उसकी बहुत सी चीजों को जो है वो स्क्रूटिनाइज किया, यानी जांचा। तो इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा जिसका नाम काबिल जिक्र है, रॉबर्ट लुकास एम्फेसाइज्ड रैशनल एक्सपेक्टेशन। अगर मैं यहाँ बात करूँ ना रैशनल एक्सपेक्टेशन की, तो फ्रीडमैन ने जो है वो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके मुकाबले में रैशनल एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो न्यू क्लासिकल ने दिया था, यानी नए क्लासिकल ने दिया था। एंड आर्ग्यूड के इंडिविजुअल जो है एडजस्ट करता है अपना बिहेवियर बेस्ड ऑन द एंटीसिपेटेड मॉनेटरी पॉलिसी। वो देखता है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी यानी जरी पॉलिसी कैसी होगी, तो उसको जो दिमाग में वो सोचता है उसके मुताबिक अपना अमल भी करता है, विच कैन डिमिनिश द इफेक्टिवनेस ऑफ चेंजेस इन मनी सप्लाई, जिसकी वजह से मनी सप्लाई की चेंजेस जो है वो अफेक्ट सकती। सो अब उसके बाद 6 नंबर पे आता है मॉडर्न पर्सपेक्टिव, यानी छठे नंबर पर, जो 1980 से लेके आज तक जारी है, कि रिसेंट डेकेड्स के अंदर, दहाइयों के अंदर QTM जो है वो बहुत इंटीग्रेट हुई है इनटू वेरियस इकोनॉमिक मॉडल, यानी वेरियस इकोनॉमिक्स, डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स के अंदर इसे जो है वो जगह दी गई है। यानी इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ मॉडल में QTM जो है वो उसे उसको इन्वॉल्व किया गया है। इसी तरह इंक्लूडिंग न्यू केजियंस फ्रेमवर्क ने इसको इंक्लूड किया है। लेकिन इनका जो बेसिक प्रेमिस है, जो इनका अपना दायरा अख्तियार है, दायरा कार है, उसको उसके अंदर रहते हुए इन लोगों ने काम किया है, जो नए लोग हैं, यानी उसको इग्नोर नहीं किया। सो आजकल के अहदे हाजिर के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो रिकग्नाइज करते हैं कि मनी सप्लाई के अंदर बहुत सी कम्प्लेक्सिटी है, यानी मसाइल हैं। खुसूसन रोल ऑफ क्रेडिट है, एक बहुत बढ़ गया है। नंबर 2 पे बैंकिंग सिस्टम बहुत चेंज हो गया है, और ग्लोबल फाइनेंस मार्केट का भी हुलिया बदल चुका है। अब हम सेवंथ पे आते हैं। जो पॉइंट है वो है करंट, जो है वो दौर के अंदर क्या हालात है, यानी करंट सिनेरियो क्या है। अब जो क्वांटिटी ऑफ मनी है आज भी टॉपिक है ऑफ डिबेट, स्पेशली जब हम डिस्कशन करते हैं अफरात-ए-ज़र यानी इन्फ्लेशन की, या सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो फिर QTM का रोल आ ही जाता है। द रिलेशनशिप जो होता है मनी सप्लाई और प्राइस लेवल इज स्टिल कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट, बट इकोनॉमिस्ट एक्नॉलेज करते हैं कि इट ऑपरेट्स विद इन बॉर्डर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सो हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसको सम अप करें तो कह सकते हैं QTM या क्वांटिटी मनी ओवर टाइम जो है वो बहुत नोटेबली इवॉल्व होती रही है, और इससे बहुत से इकोनॉमिक थ्योरीज और हिस्टोरिकल इवेंट ने इसे मुतासर भी किया है, और इसका कोर आइडिया रिमेन जो है वो remains relevant, but it is understood with a more complex economic framework, especially in the globalized world where the parameters are changing every single। तो स्टूडेंट्स, अगर आप
बेहतर ये है कि आप इसको अपनी नोटबुक्स में मेरी डिस्कशन को लिख लें, क्योंकि ये चीजें आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ आने से चीजें ज्यादा समझ आती हैं। फिर आप डिफरेंट इकोनॉमिस्ट को जब पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि किस इकोनॉमिस्ट ने क्यूटीएम के बारे में क्या कहा था। अब हम इस स्लाइड को स्टार्ट करते हैं कि नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी स्टडी द रोल ऑफ मनी अंडर क्लासिकल सिस्टम। सवाल ये पैदा होता है कि क्लासिकल निज़ाम के अंदर हमने मनी के रोल को पढ़ना क्यों है, यानी क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द क्लासिकल सिस्टम वी एनालाइज द रोल ऑफ मनी। हम क्लासिकल सिस्टम में मनी के रोल को एनालाइज इसलिए करते हैं ताकि टू अंडरस्टैंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस लेवल। तो आपसे कोई सवाल पूछे कि हमने क्लासिकल सिस्टम में मनी के रोल को क्यों पढ़ना है, तो आप कहेंगे मनी का रोल हमने फॉर द सेक ऑफ मनी नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें मनी के रोल की वजह से पता चलेगा कि इकोनॉमी में प्राइस लेवल कैसे डिटरमिन होता है। तो इसका मतलब इन अ वे क्यूटीएम जो है वो हमें प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बताएगी। नो अनदर क्वेश्चन आई अराइज इज हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, यानी ये जो सफर है रोल ऑफ मनी का टू द प्राइस डिटर्मिनेशन का सफर कैसे तय होगा। इन द क्लासिकल थ्योरी द क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमिन्स एग्रीगेट डिमांड। क्वांटिटी ऑफ मनी यानी जर की जो मिकदार है वो क्या करती है, डिटरमिन करती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को, इन विच इन टर्न डिटरमिन्स द प्राइस लेवल, यानी जिसकी वजह से फिर प्राइस लेवल डिटरमिन। सो सफर कहाँ है शुरू, क्वांटिटी ऑफ मनी टू द एग्रीगेट डिमांड एंड टू द प्राइस लेवल। तो दिस इज हाउ इट रन्स। अब मैंने जो आपको इतना क्यूटीएम के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि सबसे पहले हमने अब देखना है कि इसमें रोल जो कि थ्योरी का आया है वो सबसे पहले जो है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का है। The starting point for the classical QTM या quantity theory of money is the equation of exchange। इस सिलसिले में quantity theory of money जो है वो प्राइस लेवल की डिटर्मिनेशन में सबसे पहला रोल जो है वो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का है। ई ओ ई के नाम से भी हम याद करते हैं। अब ये है क्या, एन आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है रिलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एट करंट प्राइसेस। ये आइडेंटिटी है किस चीज में है, दो चीजें हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एट करंट प्राइसेस, कि करंट प्राइसेस के ऊपर ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कितना है, यानी कितनी लेन देन होता है, अगर प्राइसेस आपकी जो भी हैं उस पर कितना लेन देन होता है। टू द सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी के साथ टाइम्स उसको जब जरब देते हैं द टर्न ओवर रेट ऑफ ईच डॉलर, तो हर एक डॉलर का टर्न ओवर रेट से जब हम उसे जरब देते हैं। तो अब हम ये कहते हैं ये आइडेंटिटी है, ये इन दो चीजों के दरमियान में। दिस टर्नओवर रेट फॉर मनी विच मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ टाइम। अब ये टर्नओवर रेट ऑफ मनी होता क्या है, ये क्या है, ये क्या करता है, विच मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स, कि आपको ये ऑन द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स बताता है ईच डॉलर इज यूज्ड इन ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, किसी खास पीरियड के दौरान एक डॉलर जो है वो कितनी दफा जो है वो अपने हाथ चेंज करता है, यानी एक डॉलर कितनी दफा जो है वो इकोनॉमी में इस्तेमाल हो रहा है, इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ मनी। अब उसमें उस जितनी दफा वो हाथ ट्रांसफर करता है, चेंज करता है, तो उसको उन्होंने नाम दिया है वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी मनी की वेलोसिटी। So velocity turnover rate is actually the velocity of money, which tells that how many times each dollar is used for different sort of transactions। अब इसमें मैं आपको इसके एग्जांपल बताती हूँ। फर्ज करें कि एक स्टूडेंट है, वो 100 रुपीज का नोट लेकर जाता है। कहाँ जाता है वो, कैंटीन के ऊपर जाता है, और वहां से वो एक चिप्स का पैकेट ले लेता है। और वहां जब चिप्स वाले जो शॉपकीपर है वो 100 रुपए को लेकर रख नहीं लेगा, बल्कि वो हो सकता है जाए और मार्केट में कुछ फ्रूट ले ले 100 रुपए का। अब ये डॉलर जो आपके 100 रुपए हैं वो शिफ्ट हो गए हैं आपसे
कैंटीन होल्डर और उससे फिर सब्जी फरोश के पास, फिर फल या सब्जी के वाले के पास, फिर उसके बाद वो भी वहां पर नहीं रख लेता और फिर वो भी वो कहीं जाकर फर्ज करें कि वो मेडिसिन खरीद लेता है। इस तरह चार हाथ वो चेंज कर रहा है, यानी चार हाथों में वो तक वो काम किया उस दिन, तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी जो है वो चार है। सो दैट इज हाउ दैट इज इट इज कॉल्ड द स्पीड बाय विच द मनी जो है वो अपने हाथ को अपने लिए हाथ चेंज करते हैं। हाउ मेनी हैंड्स वन यूनिट ऑफ मनी और $1 इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। मुल्क के लिए हम हो सकता है सालाना डेटा लेते हैं। इन द फॉर्म यूज बाय अमेरिकन क्वांटिटी थ्योरी आइवन फिशर, ये इसको जो जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ये अमेरिकन, मैंने पहले भी जिक्र किया है, आइवन फिशर ने इसको आइडेंटिटी को बयान किया था। अब आइडेंटिटी का भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है। इक्वेशन में आपके पास चीजें जो है वो डिफरेंट आती हैं दोनों साइडों पे, लेकिन इसको हम आइडेंटिटी को तीन लाइनों से एक तो जाहिर करते हैं। दूसरा, आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड होती है, यानी हम कहें कि लेफ्ट साइड पे जो है वो 100 रुपए है, तो राइट साइड पे 100 × 100 10 10 रुपए के 10 नोट है, तो दोनों का मतलब जो है वो एक ही होगा। So now they were saying, we were discussing that the identity is expressed as MV, और इसके साथ छोटा सा नीचे हमने जो है सबस्क्रिप्ट लगाया है टी। थ्री लाइंस को हम आइडेंटिटी कहेंगे, और पी के साथ भी छोटा टी जो है सबस्क्रिप्ट है, और टी, यानी MVT आइडेंटिकली इक्वल टू PTT, वेयर M इज द क्वांटिटी ऑफ मनी, ये अंडरस्टूड है। VT इज द ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी ट्रांजैक्शन की वेलोसिटी हमने लेनी है। वेलोसिटी किसकी लेनी है? ट्रांजैक्शन की, ठीक है। एक इनकम वेलोसिटी भी होती है, लेकिन यहाँ हमने ट्रांजैक्शन वेलोसिटी लेनी है। पीटी इज द प्राइस इंडेक्स फॉर द आइटम ट्रेडेड, क्या हम जिन आइटम को हमने लेन देन करता है, ये क्या है? ये उसका प्राइस का इंडेक्स है। पीटीटी इज द प्राइस, यानी वो ट्रांजैक्शन गुड्स की जो प्राइसेस है उनका इंडेक्स है। एंड टी कैपिटल जो है इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, और वो उसकी वॉल्यूम ऑफ, यानी कितनी ट्रांजैक्शन हुई थी, ये उसका वॉल्यूम है, यानी उसकी मिकदार है। दिस रिलेशनशिप इज एन आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द एक्स पोस्ट डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, कि हमने ये कहा है कि ये आइडेंटिटी है बिकॉज ऑफ द एक्स पोस्ट डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हमने वेलोसिटी की जो डेफिनेशन की है, एक्स एक एंटाई होता है और एक एक्स पोस्ट होता है, यानी जो बाद में होता है। तो इज एन आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द एक्स पोस्ट डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन को के जो है वो तनाजर में हमने इसको कहा है कि ये आइडेंटिटी जो है वो रिलेशनशिप करती है इन द परस्पेक्टिव ऑफ द identity relationship between the money supply and the price level. If, for example, over a given period, the value of transaction in current dollars, अगर हम कहें कि एक खास अरसा में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इन करंट डॉलर जो है वो PTT है, तो वो क्या है? पर पी टी को टी के साथ ज़रब देंगे, यानी प्राइस इंडेक्स को उन ट्रांजैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक खास पीरियड में $3600 बिलियन आता है। एंड मनी सप्लाई M वर $300 बिलियन। जो M है हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे, उसकी उसकी जो क्वांटिटी है वो 300 बिलियन है। वी डिफाइन दिस ट्रांजैक्शन वेलोसिटी फॉर और द टर्नओवर ऑफ मनी एज नंबर ऑफ टाइम्स एवरेज डॉलर वाज यूज्ड इन ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास जो VT है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, तो VT को अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? ये हम जो है वो इस VT को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, और M को PT/T के साथ हम के नीचे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमने यही किया है, यानी VT/PT, और यहाँ पर आप देखें VT इधर रह गया और ये M जो है ना इधर आ गया। तो हमने ये पहले जिक्र किया था कि ये 3600 बिलियन है डॉलर, और ये है मनी सप्लाई 300 है। तो वेलोसिटी, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी का हमारे पास जो क्वांटिटी, जो नंबर आता है वो 12 है, यानी एक इकोनॉमी में
ट्रांजैक्शन वेलोसिटी यानी कितने हाथ चेंज करता है, यानी कितना इसका टर्नओवर रेट है, वो है 12। यानी ऑन द एवरेज एक यूनिट ऑफ मनी 12 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वन में। द ट्रांजैक्शन वेरिएबिलिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली सेल्स एंड परचेज ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स but also exchange of previously produced goods and financial assets। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जो ट्रांजैक्शन वेरिएबल टी है, इसके लिए उन्होंने बतौर खास एक्सप्लेन किया है कि इसमें ना सिर्फ नई जो करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होंगी, बल्कि इसमें प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स और फाइनेंशियल एसेट भी शामिल होंगे। वो क्यों कहा? अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो हम ये कहते थे कि नेशनल इनकम के अंदर जो है वो न्यूली प्रोड्यूस यानी करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हम शामिल करते हैं एट मार्केट प्राइसेस, या हमने किसी भी बेस ईयर की प्राइस के साथ। लेकिन वो नेशनल इनकम की बात हम करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने ये फर्ज किया है कि हमने, क्योंकि जब आप लेन देन करते हैं, चीजें बेचते हैं, तो ना सिर्फ आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो नई नई बनी हुई चीजों की होती है, बल्कि आपके स्टॉक स्टॉक में जो चीजें पड़ी होती हैं वो भी तो सेल करते हैं। तो ट्रांजैक्शन तो उनकी भी है, हमने टोटल ट्रांजैक्शन लेनी है। नो मैटर द गुड्स आर करंटली प्रोड्यूस और द गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस previously in the previous year and the previous to previous year or 10 years back, it has nothing to do with it। So anything which is sold एंड परचेज इन द मार्केट, उसको हम कहेंगे कि हमने शामिल करना है, उसके लिए करंटली प्रोड्यूस गुड्स की जरूरत नहीं है। Another expression of the equation of exchange focuses only on income transaction। तो हमारे पास यही जो है, इसको एक डिफरेंट तरीके से बयान करना चाहें तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, और हमने कहा है कि ये इनकम ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं। तो हमारी पास इक्वेशन एम वी, टी की जगह एम वी आ गया, और पी टी टी की जगह खाली पी लिया हमने, और टी जो वाई की जगह हमने टी की जगह हमने वाई ले लिया। तो एक्चुअली इसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू इनकम लिया है। तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी होगी ये भी इनकम वेलोसिटी हो जाएगी, और ये पी टी जो है वो ये भी ट्रांजैक्शन की प्राइसेस होंगी। सो हमारे पास जो है वो एम वी, इसी का एक्सप्रेशन अनदर है, एम वी इज इक्वल टू आइडेंटिकली इक्वल टू पी वाई। एम इज अगेन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वी इज नाउ द इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी दैट आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड the number of times the average dollar is used in the transaction involving current output। और फिर उसके बाद है the price index for currently produced output is given by P and the level of current output is Y। ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर लिया, इनको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगेन the relationship would be an identity as long as income velocity was defined residually। यानी कि ये जो है वो, ये रिलेशनशिप जो है वो, आइडेंटिटी जो है वो रहेगी एज लॉन्ग एज इनकम वेलोसिटी वाज डिफाइंड रेजिडुअली, जब तक कि हम इनकम वेलोसिटी को रेजिडुअली डिफाइन करते हैं। यानी हम इसे जो है वो जिसे कहना चाहिए कि रेजिडुअली एक्सप्लेन करेंगे एज अ लेवल नेसेसरी टू मेक द क्वांटिटी होल्ड। तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, v किसके बराबर आएगा, v इज इक्वल टू वही पी वाई, और m को से हम डिवाइड कर दें। इन इक्वेशन 4.3 द वेरिएबल्स आर इजियर टू मेजर। ये वेरिएबल जो है वो इजी है मेजर एंड आर सेंट्रल टू अवर कंसर्न, सो वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो उन्होंने कहा कि जो पहली इक्वेशन की बजाय जो है वो ये इजी है मेजर करना, द वेरिएबल्स आर इजियर टू मेजर एंड आर सेंट्रल टू आवर कंसर्न, सो वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन rather than focusing on MVT identical equal to PTT। we focus on this equation MV is identical equal to PY। if we say that, if we instead of focusing VT is equal to PTT over M, we focus on V is identically equal to PY over M। So the equation of exchange is truism and does not explain the variable it contains। मतलब ये truism है, यानी ये एक हमारे पास
इसको हम कहते हैं कि ये मुसद्दका हकीकत बन जाती है। ये अपने वेरिएबल को एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ एक जो है वो जैसे रवायतन चीजों को हम जानते हैं कि ये ऐसे ही है, बट इट डज नॉट वेरिएबल इट कंटेन डज नॉट एक्सप्लेन, ये इसको वेरिएबल को एक्सप्लेन नहीं करता। फिशर एंड अदर quantity theorists however postulated that equilibrium values of the elements in the equation of exchange, के इक्वेशन फिशर और दूसरे क्वांटिटी थ्योरिस्ट ने ये बयान किया है कि अगर हम इनका इक्विलिब्रियम लेना चाहें दोनों साइडों का एलिमेंट का ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, विद एक्सेप्शन ऑफ द प्राइस लेवल को छोड़कर बाकी सारों चीजों की हम क्वांटिटी लेना चाहें, जैसे एम वी इज इक्वल टू पी वाई, एम की लें, वी के लें, पी को छोड़ दें, वाई ले लें, आर डिटरमिन्ड बाय अदर फोर्सेस, तो ये दूसरे फोर्सेस से डिटरमिन होती हैं। यानी कि इन ये बताते खुद चेंज नहीं होती बल्कि दूसरे फैक्टर से डिटरमिन होती है। दस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन्स द प्राइस लेवल। तो मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इस सारी इक्वेशन के अंदर हमारे सारे वेरिएबल्स जो है वो उनको कोई और चीज डिटरमिन करती है, अदर फोर्सेस, लेकिन जो आपकी प्राइस लेवल है उसको डिटरमिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल को ये फिशर की इक्वेशन जो है वो डिटरमिन करती है। द thus, the equation of exchange determines the price level, as Fisher put it. फिशर ने क्या कहा था कि we find that under the condition assumed the price level varies, वो कहता है कि जो हमने शराइत रखी हैं पीछे हमने डिस्कशन किया उनकी रोशनी में, कि प्राइस लेवल नंबर वन डायरेक्टली एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, कि जैसे प्राइस का ताल्लुक जो है वो मनी सप्लाई या मनी इन सर्कुलेशन के साथ डायरेक्ट है, यानी अगर वो चेंज होगी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, और जब मनी सप्लाई कम होगी तो प्राइस भी कम होगा। नंबर टू, डायरेक्टली एट द एज द वेलोसिटी ऑफ इट्स सर्कुलेशन बी, और डायरेक्टली नंबर टू पे है डायरेक्टली एज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन बढ़ती है तो फिर भी जो है वो प्राइस लेवल जब वेरी होगा। नंबर थ्री, इनवर्सली एज अ वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डन बाय इट, और ये इसके साथ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के साथ इनवर्सली डिटरमिन करेगा। द फर्स्ट ऑफ दीज थ्री रिलेशंस इज वर्थ एम्फेसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडीशन अंडर द कंडीशन एज्यूम के प्राइस लेवल जो है वो मनी सप्लाई के साथ उसका रिलेशनशिप डायरेक्ट है, और वेलोसिटी ऑफ इट्स सर्कुलेशन वी के साथ उसका रिलेशनशिप डायरेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और फिर उसके बाद दोनों का अगर पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों नेगेटिव, दोनों बढ़ेंगे इकट्ठे बढ़ेंगे, दोनों कम होंगे तो इकट्ठे कम होंगे। तो और इसका तल्लक जो है वो टी के साथ यानी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, अब इसको रिलेशनशिप, द फर्स्ट ऑफ दीज थ्री रिलेशन इज वर्थ एम्फेसिस, तो इनको हम बड़ा, इनका रिलेशनशिप बहुत है, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। इट कॉन्स्टिट्यूट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यही वो इक्वेशन है जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डिस्क्राइब करती है। अब हम देखते हैं आउटपुट इज मेजर ऑफ रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हमारे पास वाई होता है वो किसी भी इकोनॉमी का रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो करता है। वाई का मतलब आपकी इनकम है, आउटपुट है। तो आउटपुट जो है वो आपकी किस अगर बढ़ती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होती है, अदरवाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी खराब होती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिगार्डेड दिस वेरिएबल आउटपुट एज एज सप्लाई डिटरमिन। क्लासिकल का इस चीज पे मैं बार बार फोकस करती हूँ क्लास में भी, कि ये लाइन आपको सोने से लिखने के लिए है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो आउटपुट के बारे में जो राय देते हैं कि आउटपुट को कौन सी चीज डिटरमिन करती है, तो वो कहते हैं कि ये सप्लाई डिटरमिन है, यानी सप्लाई से इसका ताल्लुक है, सप्लाई में चेंज आती है, एज वी सो इन चैप्टर थ्री। सो यानी हम यहाँ पर ये भी जिक्र कर दूं कि क्लासिकल्स को हम जो है वो सप्लाई साइडर कहते हैं, दैट इज अ रियल वेरिएबल लाइक आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर सप्लाई डिटरमिन। मोस्ट सिंपली मनी वाज assumed टू बी मेटेलिक मनी सच एज गोल्ड। अब अगर मनी का जिक्र किया जाए क्लासिकल के दौर में मनी किस तरह की थी, तो मनी जो है वो
धाती जार था, जैसे कि सोना, सोना उस वक्त सोने का सिक्का था। बट कंसिडरिंग पेपर मनी, लेकिन अगर हम उससे पेपर मनी की बात करें जो आज हमें नजर आ रहे हैं, एंड बैंक डिपॉजिट डज नॉट सीरियसली कॉम्प्लिकेट द एनालिसिस। लेकिन वो कहता है कि बेसिकली ये थ्योरी उस वक्त लिखी गई जब मेटेलिक मनी का फैशन था, लेकिन आज जब बैंक डिपॉजिट्स की बात हम करते हैं और पेपर मनी की बात करते हैं, तो ये सीरियसली कॉम्प्लिकेट नहीं करते एनालिसिस को, यानी इस दौर में भी ये ट्रू साबित हो सकती है। तो आगे हम चलते हैं। द इम्पोर्टेंट assumption was the quantity of money was exogenously controlled by the monetary policy authority। ये भी सोने के साथ लिखने वाली बात है। क्लासिकल के मुताबिक मॉनेटरी अथॉरिटी यानी किसी मुल्क का सेंट्रल बैंक जो है, जैसे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो मनी की जो क्वांटिटी है वो एक्सोजिनसली डिटरमिन होती है, यानी कि जो कि हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि वो कंट्रोल ऑफ द पीपल, आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द पीपल, एक्सोजिनसली यानी बैरूनी तौर पर हम इसे डिटरमिन करते हैं। और वो कौन करता है? वो भी तो कोई अथॉरिटी है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी कहते हैं, यानी हम सेंट्रल बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी कहते हैं। वो जो है मनी की क्वांटिटी के बारे में डिसीजन करता है कि बढ़ानी है या कम करनी है। सो इट इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द जनरल पब्लिक। अच्छा, अब ये हमने मफरूजात जो है उसको जरा जेहन में रखते जाएं। फिशर आर्ग्यूड दैट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अगर इकोनॉमी में होगा, द वेलोसिटी ऑफ मनी वाज डिटरमिन्ड बाय द पेमेंट हैबिट्स, के इन इक्विलिब्रियम जब होगा तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मनी जो है इसका तल्लक किससे है, ये कौन डिटरमिन करता है? ये तो हमने पढ़ लिया कि इसको, इसका मतलब क्या है, ये तो हाउ मेनी टाइम्स इट चेंजेस हैंड्स, वन यूनिट ऑफ करेंसी या मनी हम कहते हैं, कि ये जो है वो किससे डिटरमिन होती है? ये आपकी जो है वो पेमेंट हैबिट्स लोगों की क्या है। क्या वो पेमेंट जल्दी करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उधार करते हैं, फ्यूचर में पेमेंट करनी है, एंड पेमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ द सोसाइटी, के सोसाइटी जो है वो पेमेंट किस सोर्स से, किस टेक्नोलॉजी से जो है वो पेमेंट करती है, यानी एटीएम से कर रही है या डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है, या वो जिसे कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज कर रही है। सो वी कैन से दैट द वेलोसिटी जो है वो डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिसमें उसके हैबिट, उसके कस्टम, उसके रस्म रवाज, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सच एज एवरेज लेंथ ऑफ पे पीरियड। अब एक उसमें एक और भी चीज है कि आपकी, आपको कितने अरसे के बाद पे मिलती है, मतलब आपको महीने के बाद मिलती है, या आपको हफ्ते के बाद मिलती है, या आपको जो है वो वीक, आपको एवरी फोर्टनाइट मिलती है। तो इसका मतलब इस पे डिपेंड करती है द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग चार्ज अकाउंट्स और बैंक चार्ज अकाउंट्स, यानी एटीएम कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी। एंड द प्रेवलेंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट अमंग बिजनेसेस के, बिजनेसेस के अंदर जो वो क्या वो ट्रेड क्रेडिट पे चल रही है, ऑल अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन में आपकी रस्म रवाज, आपकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर, आपके लोगों की हैबिट्स, और आपकी जो टेक्नोलॉजी पे जो है वो चार्ज अकाउंट्स, और आपके बिजनेसेस की सिचुएशन है कि क्या वो क्रेडिट पे चल रहे हैं या नकद पे चल रहे हैं। सो वेलोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वेलोसिटी ही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करती है। शॉर्टर पे पीरियड लीड टू स्मॉलर एवरेज मनी होल्डिंग। अब वो कहता है कि अगर आपकी इनकम जो है, वो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कि अगर आपको शॉर्ट पीरियड के, मतलब हफ्ते के बाद जो है वो तनख्वाह मिलती है या वेज मिलती है, मनी होल्डिंग ओवर द पे पीरियड फॉर एनी गिवन इनकम लेवल। तो जिनकी इनकम कम होती है वो ऑन द एवरेज थोड़ा पैसा अपने पास रखेंगे, एंड हेंस एन इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी में इजाफा भी हो जाएगा। frequent use of charge accounts by consumers or trade credit by businesses also increases velocity। तो अगर ये फर्ज करो कि चार्ज अकाउंट्स हैं, यानी एटीएम कार्ड आप यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो ट्रेड अगर क्रेडिट पे होती है, तो फिर आपके बिजनेसेस जो है वो इंक्रीज करते हैं वेलोसिटी को, क्योंकि आपके रास्ते में कोई रुकावटें कम है, आप जल्दी जल्दी जो है पेमेंट कर रहे होते हैं, या ले रहे होते हैं, या चीजें दे रहे होते हैं, या ले रहे होते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर यूनिट ऑफ वेलोसिटी भी
आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर यूनिट ऑफ मनी जो है हम कितना करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिशर एंड अदर क्वांटिटी थ्योरिस्ट, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वेलोसिटी वाज डिटरमाइंड बाय, अब हमने कहा था ना कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द एम वी इज इक्वल टू पी वाई में जो है वो प्राइस को छोड़कर एम और वी और वाई के इक्विलिब्रियम लेवल को हमें देखना है। तो हमें देखना है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वेलोसिटी वाज डिटरमाइंड बाय सच इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, जो कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि ये जो सारे फैक्टर जो मैंने ऊपर बयान किए हैं, पिछली स्लाइड में भी बयान किए हैं, इनको हम अगर जमा करें तो ये कहते हैं, इनको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, यानी किसी की भी इकोनॉमी के जो इंस्टीट्यूशंस कैसे पार्ट प्ले कर रहे हैं, एंड कुड बी रिगार्डेड एज फिक्स फॉर द शॉर्ट टर्म। अब जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने येलो कलर में इसलिए लिखी है बच्चों के, ये जो फैक्टर्स इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, लोगों की हैबिट, रस्म व रवाज, टेक्नोलॉजी, ये शॉर्ट पीरियड में हम इसको जो है वो फिक्स तस्वर करते हैं। यानी हमने बात ही खत्म कर दी कि इक्विलिब्रियम लेवल को हमने फिक्स कर दिया, यानी वेलोसिटी को हमने शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं करना, और उसके ऊपर हम अक्सर बार डाल देते हैं ताकि ये पता चले कि वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, या फिक्स। If velocity is predetermined and not simply defined residually, अगर हम कहें कि ये velocity predetermined है, पहले से ही तयशुदा है, यानी शॉर्ट पीरियड में, नॉट सिंपली डिफाइंड रेजिडुअली, कि हम उसे अलग से जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते, टू इक्वेट एम वी एंड पी वाई को, एम वी को पी वाई के बराबर करने के लिए वेलोसिटी अगर प्री डिटर्मिन्ड है, द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज नॉट मेयरली अ डेफिनेशन, तो ये फिर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज सिर्फ डेफिनेशन नहीं रहती, सही, ठीक है। तो ये अगर हम इसे प्री डिटरमिन कर देंगे तो फिर वो हमें, ये इसको हम डेफिनेशन इज नॉट मेयरली डेफिनेशन, ये तो ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं रहती, काम और आगे बढ़ जाता है। विद आउटपुट फिक्स फ्रॉम द सप्लाई साइड, अगर हम देखें एम वी और पी वाई की बात करें, यहाँ हमने कहा है कि जो हमारी वी है वो कांस्टेंट है, तो हमने इसके ऊपर बार डाल दिया, एम वी इज इक्वल टू पी वाई, हमने दूसरी वाली इक्वेशन को ही, एक्सचेंज को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज नाउ एक्सप्रेसेस प्रोपोर्शनल, हमने कहा कि जो हमारी जो आउटपुट जो है वो सप्लाई साइड से आती है, ये भी कांस्टेंट होती है, तो इसके ऊपर भी हमने बार लगा दिया, तो एम वी और पी वाई में दो चीजें, वी और वाई का इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो फिक्स हो गया है, कि वी जो है वो शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं होती, और वाई को भी हमने फिक्स कर दिया। आप देखिए किसी भी मुल्क में जो आपकी जो नेशनल इनकम है, जो आउटपुट है, सॉरी, जो आउटपुट है वो फिक्स ही मतलब फिक्स ही होती है ना, उसको एक साल जो होगी वो तो है, तो उसे भी चेंज नहीं किया सकता, तो वी और वाई हमारे कांस्टेंट हो गया, तो एम इज इक्वल, एम जो है इसका मतलब आप कौन सी चीज वेरिएबल है, एम है और पी है। अब हमने देखना है, क्योंकि हमने कहा था कि इक्वेशन इज ऑफ एक्सचेंज इज एक्चुअली द प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी, सो लेट्स सी हाउ द प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड। तो हमने पी को इधर रखा, और हमने जो है वो एम वी के, एम पी को इधर ही रखा, और एम वी डैश से हमने जो है वो क्या किया है, वाई को जो है उधर जाके डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया है, पी इज इक्वल टू वी बाय ओवर वी बार ओवर वाई बार एंड टाइम्स एम। तो यानी आपने इनकी क्वांटिटी, यानी इनकी रेशो को फिक्स रख दिया, ये खुद भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, इनकी रेशो भी फिक्स होगी, और फिर एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास पी आता है, यानी प्राइस का लेवल चेक करने के लिए हम इसकी फिक्स क्वांटिटी पर, फिक्स रेशो को मनी की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्राइस लेवल आता है। The bar over the V and Y indicates that these terms can be taken as given. मैंने पहले बता दिया है, ये constant है। Equation 4.6 indicates the dependence of price level on the supply of money. ये बात है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, कि आपकी जो है वो घूम घुमा के हम इस चीज पे आ गए हैं कि जब दो चीजें फिक्स हैं तो उनका रोल चेंज करने में प्राइस लेवल को है तो सही रोल, यानी उनका रोल तो है, जब तक वो इक्वेशन में नहीं डालेंगे तो प्राइस का रोल नहीं है, लेकिन उनका फिक्स रेशो आएगी, यानी वो बार बार चेंज नहीं करेगा, तो इसका मतलब प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मनी सप्लाई बिकॉज दीज आर फिक्स। तो डबलिंग ऑफ एम डबल्स पी, ये है, इसको आप लिख लें, इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की डेफिनेशन क्या है। वो कहते हैं कि जब हम एम को डबल करते हैं तो प्राइस भी डबल हो जाती है, और वैल्यू ऑफ मनी हाफ रह जाती है, जिसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। डबलिंग ऑफ एम
डबल्स प्राइस, जब हमने क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल किया तो प्राइसेस भी डबल हो जाती हैं। और 10% इंक्रीज इन मनी 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 की क्वांटिटी में अगर 10% इजाफा हो तो लीड्स टू 10% इंक्रीज इन प्राइस, यानी प्राइस में भी 10 गुना इजाफा हो गया। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप वाली जो बात हमने की थी, ये सच साबित हो रही है इनके थ्रू। सच साबित हो रही है, हम इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो नहीं ले रहे, लेकिन हम इसको जो है वो ये तो शो कर सकते हैं कि इनमें जो है वो 10% अगर इंक्रीज आएगी मनी की क्वांटिटी में तो प्राइस में भी 10%। इसी तरह अगर उसमें 20% चेंज आएगी मनी सप्लाई में तो प्राइसेस में 20% आएंगी। अगर मनी सप्लाई में फर्ज करो 30% चेंज आएगी तो इसमें भी 30% चेंज। So this is what I want to say, that there is a direct proportional relationship between money supply and quantity. This is the basic result of the quantity theory of money. ये थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का लुबे लबाब। यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यही बताना चाहती थी जो हमने बता दिया कि प्राइस लेवल डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड, द क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमिन्स द प्राइस लेवल। सो आपसे पूछा जाए कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो क्यूटीएम क्या है, तो आप कहेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी is actually the price determination theory. So let's come here. Uh, why we study the role of money under classical, in the classical system, we analyze the role of money to understand the determination of price level. तो हमने स्टूडेंट्स इस सवाल का जवाब हमने दे दिया है। अभी ये तो हम इसकी बात करते हैं कि ये सारी स्टोरी थी कि इसमें जो है क्यूटीएम के फर्स्ट वर्जन में दो वर्जन इसके पढ़ने थे हमने। एक तो हमने फिशर की इक्वेशन पढ़ ली, दूसरा जो वर्जन इसी को आगे ले चल कर कैम्ब्रिज इक्वेशन भी सामने आती है कि कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या है। यानी अब इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गई हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के। क्लासिकल के अपने ही दौर में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को फिशर ने जो बयान किया, सारी स्टोरी हमने पढ़ ली कि प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी कीपिंग द वी एंड वाई कांस्टेंट इन द इक्वेशन एम वी डैश इज इक्वल टू पी वाई डैश। सो अब इनके अपना ही स्कूल ऑफ थॉट के अंदर अपना ही जो बंदा है इकोनॉमिस्ट है, उसने भी अपनी थ्योरी पेश की है। तो अब इसका मतलब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो आगे अपना सफर जारी रख रही है। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, लेकिन हेडिंग क्या है, द कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सो कैम्ब्रिज क्या कहती है, कैम्ब्रिज जो है द मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटिटी थ्योरी में भी क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 4.5। और कहता है कि जो 4.5 है एम वी डैश इज इक्वल टू पी वाई डैश, इसमें मैथमेटिकली तो कोई हिच नहीं है। एंड इक्वेशन 4.5 भी, बट व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक्स। अब यही सवाल है, हम जब स्टूडेंट को भी रिसर्च करवाते हैं कहते हैं कि ये तो आपने कैलकुलेशन करके दे दी, अब बताएं इसमें इकोनॉमिक्स कहाँ पे है। तो हमें अब ढूंढना है कि इकोनॉमिक्स कहाँ पे है। सो कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी टेल्स अप us not only the mathematical relationship but the economic relationship, economic interpretation for the quantity theory of money. So Cambridge ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन की थी और अपनी इक्वेशन दी है। क्वेश्चन इज हाउ डू चेंजेस इन मनी सप्लाई अफेक्ट प्राइस। सवाल ये है कि मनी सप्लाई के अंदर जो चेंजेस इन मनी सप्लाई जो है वो प्राइस को कैसे चेंज करती है, प्राइस लेवल को। तो हम ये कहते हैं दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड मोर इजीली आफ्टर कंसिडरिंग अनदर वेरिएंट ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इस सवाल का जवाब ठीक है कि फिशर इक्वेशन ने ये बता दिया कि प्राइस लेवल इज डिटरमिन्ड बाय द मनी सप्लाई, लेकिन होता कैसे है, अंदर इसके कौन से मैकेनिज्म हैं जो कि प्राइस लेवल को अफेक्ट करते हैं। इसका जवाब एक अदर वेरिएंट है, जो कि अदर वर्जन है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी का। इसी को हम कैम्ब्रिज अप्रोच कहते हैं। द कैम्ब्रिज अप्रोच नेम्ड आफ्टर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो यूके की है, उसी के नाम पे है। द एकेडमिक होम ऑफ इट्स ओरिजिनेटर, तो ये एकेडमिक होम था, यानी वहाँ के ये प्रोफेसर थे, उनके नाम पे जो है वो क्योंकि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, तो उनका नाम क्या था, एल्फ्रेड मार्शल एंड ए सी पी गो। ये दो नाम हैं जिन्होंने के कैम्ब्रिज इक्वेशन का
के अंदर जो है वो इकोनॉमिक्स का रोल प्ले किया है. ऑल्सो डेमोस्ट्रेटेड अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द एग्रीगेट प्राइस लेवल. उन्होंने भी क्वांटिटी ऑफ मनी और एग्रीगेट प्राइस लेवल का, यानी मुल्क की सतह पर जो एग्रीगेट प्राइस लेवल है उसका क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ रिलेशनशिप शो किया है. सो मीन कि इन्होंने भी कोई उनकी नफी नहीं की, बल्कि उनके अंदर थोड़ी सी चीजों को इम्प्रूव किया है. The foundation of this relationship was, however, less mechanistic than the transactions or the Fisherian after Irving Fisher version of the quantity theory. इन्होंने जो फाउंडेशन रिलेशनशिप जो दिया है, उन्होंने कहा जे फिशर ने इसको मैकेनिक रिलेशनशिप बना दिया था, लेकिन इनके अंदर भी रिलेशनशिप तो क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल का है, बट लेस मैकेनिस्टिक, यानी इतना मैकेनिकल रिलेशनशिप नहीं है, यानी थोड़ी सी इसमें इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है. वर्जन ऑफ द क्वांटिटी मनी. सो फिशर ने जो इक्वेशन दी थी वो मैथमेटिकली चीजों को एक्सप्लेन करती थी कि जी प्राइस लेवल इज डिटरमिन्ड बाय द मनी सप्लाई या मनी की क्वांटिटी. बट उन्होंने इसके अंदर ये नहीं बताया था हाउ 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 मीन्स कि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो कि बताएंगे कि इसको क्वांटिटी मनी जो है कैसे प्राइस लेवल जो अफेक्ट होता है, कौन से इंटरवीनिंग वेरिएबल हैं प्राइस और मनी सप्लाई के अंदर, जो कि मनी सप्लाई से सफर तय करते करते प्राइस लेवल तक पहुंचते हैं. सो मार्शल फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिसीजन ऑन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी टू होल्ड. वो कहता है कि लोग जो है वो अपने कौन सा फैसला करते हैं कि उन्हें कितनी ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी रखना है. अब एक्सप्लेन वो कर रहा है. तो ऑप्टिमल का मतलब है कि मैक्सिमम या मिनिमम की तरफ हम ऑप्टिमल, तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितना पैसा लोग अपने पास रखना चाहते हैं. जब स्टूडेंट हम ये बात करते हैं ना कि लोग, हाउ मच मनी पीपल वांट टू कीप विद देम, हाउ मच मनी पीपल वांट को अंडरलाइन करें कि वो कितना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं और इसका डिसीजन करते हैं. असल में हम उसे डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं. तो वो कहता है कि उसकी मार्शल के मुताबिक लोगों के दो ऐसे एरिया हैं जो कि उनकी इस फैसले को के ऊपर असर अंदाज होते हैं कि हाउ मच मनी शुड बी केप्ट इन कैश. नंबर वन, वो डिसीजन करते हैं कन्वीनियंस पे. सम मनी विल बी हेल्ड बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस दैट मनी प्रोवाइड्स इन ट्रांजैक्शन कंपेयर विद द अदर स्टोर ऑफ वैल्यू. कि मनी के जहाँ बहुत से रोल हैं, यानी कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. तो वो कहता है कि इसका जो रोल है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. और उसमें वर्ड इंपॉर्टेंट मैंने इसको हाईलाइट किया, कन्वीनियंस के लिए, यानी अपने अपनी जिंदगी में आसानी लाने के लिए वो पैसा अपने पास रखते हैं. अब वो कन्वीनियंस के लिए पैसे, मसला ना स्टूडेंट आपने देखा होगा सुबह से शाम तक आपके घर में आपके फादर, आपके पेरेंट्स, आपके मदर, सारी जो भी है अलग अलग या इकट्ठे, कभी वो ग्रोसरी स्टोर से चीजें लेके आ रहे हैं, कभी वो वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं, कभी फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, कभी मेडिसिन लेके आ रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आपके लिए, आपको रोजमर्रा की जरूरत के लिए पैसा पैसा चाहिए. और ये पैसा ना सिर्फ कंज्यूमर्स को चाहिए, ये प्रोड्यूसर्स को भी अपनी पेमेंट्स करने के लिए उनको भी कुछ पैसा कन्वीनियंस के लिए रखना है. तो लोग इसलिए पैसा रखना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कन्वीनियंस आ जाए. क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा कैश में तो आप एटीएम से जाकर जो है वो एक सिट्टा या भुट्टा या छल्ली नहीं खरीद सकते. सो दिस इज वाई यू नीड सम कैश टू होल्ड फॉर द कन्वीन टू ब्रिंग द कन्वीनियंस इन योर लाइफ. नंबर टू, द ऑप्टिमल डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल का डिपेंड करता है और डिमांड फॉर मनी के लिए, सिक्योरिटी के लिए. मनी जो है वो आप सिक्योरिटी की लेसनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकन्वीनियंस और बैंकरप्सी फ्रॉम फेलिंग टू मीट अनएक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशंस. कि अगर फर्ज करें कि आप बैंक पे नहीं जा सकते, इनकन्वीनियंस है और बैंकरप्सी हो गई है, तो फिर आपको कुछ पैसा अपने पास अनएक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशन या प्राइस के लिए भी रखना पड़ता है. मसलन अल्लाह ना करे कि आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, लाइक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, या अचानक, अच्छे भी हो सकता है, कोई अचानक मेहमान आ जाए, तो आपको अपने अनएक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशंस के लिए भी पैसा रखना पड़ता है. तो लोग, आप कुछ पैसा अपने रूटीन के लिए रखते हैं, कुछ आउट ऑफ द रूटीन के लिए रखते
रखते हैं, जो रूटीन के लिए रखते हैं वो कन्वीनियंस का आपका होगा एरिया, और ये सिक्योरिटी के लिए आपको जो अनएक्सपेक्टेड के लिए। But as people noted, currency held in the hand yield no income। अब वो कहता है कि लेकिन सवाल ये कैसे, ये जो पीगो ये कहता है कि जो आप कैश की शक्ल में पैसा रखते हैं वो आपको कुछ भी नहीं देता, यानी सूद वगैरह नहीं देता। सो मनी विल बी हेल्ड ओनली इन सो फार एज इन इट yields in terms of convenience and security outweighs the income lost from not investing in the productivity activity of the satisfaction loss by not simply using the money to purchase goods and services। तो कहता है कि money will be held only insofar as its yield in terms of convenience। वो कहता है मनी, अब ये पैसा ही तो सारी चीज नहीं ना होता, पैसा कमाई नहीं होती। कि अगर आप पैसा अपने पास रखते हैं लेकिन वो आपको कुछ भी सूद वगैरह नहीं दे रहा, लेकिन आप देखें कि जो फायदा आपको कन्वीनियंस और अपनी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए होगा, आ, वो इतना बड़ा होगा कि वो उस लॉस से बड़ा होगा कि जो आपको पैसा बैंक में रखवाने से या बॉन्ड खरीदने से जो इंटरेस्ट मिलना मिलना था, तो उससे ये कहीं ज्यादा बड़ा होगा। क्योंकि जो मनी जो है वो आप, मनी का मकसद सिर्फ पैसा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि मनी का मकसद ये है कि आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। सो अगर आपने पैसा जो है वो कैश में रखकर कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आपको फ़ायदा एक्चुअली जब आप इस तरह सोचें कि अगर आप पैसा ना रखते अपने पास तो ना आप कोई चीज़ खरीद सकते, ना सिक्योरिटी के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को जो है वो किसी का मोहताज बनाने से की बजाय आपने खुद अपना पैसा रोजमर्रा की जरूरत के लिए रखा और सिक्योरिटी के लिए रखा। और इसका फायदा इतना बड़ा है कि अगर इसको हम कहें कि बैंक में रखवाने से जो उसे प्रॉफिट मिलता था, तो वो उससे आप महरूम हो गए, वो उस लॉस से ज्यादा इसका फायदा है जो कि आप अपनी जरूरियात की जिंदगी को पूरा करते हैं। ऑन दिस क्राइटेरिया, हाउ मच मनी विल बी ऑप्टिमल टू होल्ड। अब स्पर्श करें कि आपने रखना है पैसा कन्वीनियंस के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी, और कितना रखना चाहिए। मार्शल एंड अदर कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट assume that demand for money would be a proportion of income। अब वही वाली बात है, मैंने पहले भी कहा कि ये ऑप्टिमल डिसीजन ऑन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी टू होल्ड, हाउ मच मनी पीपल वांट टू होल्ड, मैंने कहा था कि असल में ये डिमांड फॉर मनी की डेफिनेशन है। तो वो कहता है कि डिमांड फॉर मनी वुड बी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, आपको कितना पैसा रखना चाहिए। तो यहाँ आकर आपका जो पैसा रखने का डिसीजन है कि हाउ मच मनी टू कीप विद यू इन कैश इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, यानी आप अपने इनकम के खास प्रोपोर्शन या परसेंटेज रखेंगे। तो जाहिर है कि इस लिहाज से हर बंदा अपनी इनकम का अलग प्रोपोर्शन रखेगा, कोई 10%, कोई 20%, कोई 50% भी रख सकता है। सो इट इज सम प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम। The Cambridge equation is written as, when we say that demand for money, MD, यानी how much people want to hold money, is called the MD का मतलब demand for money is के, जो हमने पीछे किया, is some proportion of PY, यानी कि आपकी जो इनकम है उसका खास एक प्रोपोर्शन जो है वो आप मनी का डिमांड करेंगे, यानी आपकी इनकम का एक खास हिस्सा के, यानी हम जब कहते हैं ना, ये लिखते हैं कि एमपीसी होता है जो केन्स की इक्वेशन में, आपकी इनकम के साथ कोई भी कोफिशिएंट है वो आपका एमपीसी कहलाता है। तो अगर हम देखें तो ये अगर हमारी करंट इनकम है, ये करंट प्राइसेस है, तो हमारे पास जो है वो करंट आउटपुट है, ये करंट प्राइसेस, तो एक्चुअली ये नॉमिनल इनकम बनती है हमारी, ठीक है। सो मनी डिमांड इज सम प्रोपोर्शन ऑफ योर नॉमिनल इनकम। मनी डिमांड एम इज अस्यूम टू बी प्रोपोर्शन के ऑफ नॉमिनल इनकम। नॉमिनल की इनकम क्या होती है कि आप आउटपुट को मार्केट प्राइसेस पे मेजर करते हैं, तो इसी चीज को कहा गया। द प्राइस लेवल पी टाइम्स द लेवल ऑफ रियल इनकम। असल में जब ये दोनों पी और वी तो जब जरब खाएंगे तो आपकी नॉमिनल इनकम होती है, तो एक्चुअली ये आपकी जो वाई है ये आपकी रियल इनकम है या रियल आउटपुट है, और पी जो प्राइस लेवल है। तो रियल इनकम को जब हम प्राइस लेवल से जरब देते हैं तो नॉमिनल इनकम आ जाती है। दिस द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मनी is its usefulness for transaction, कि इसकी जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी मनी की है, यानी मनी की जो बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक
ये है कि सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है और ट्रांजैक्शन के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका रोल इसके अलावा कुछ नहीं होता, खाया नहीं जाता, सोने के सिक्के हम खा नहीं सकते, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। So it follows that demand for money depends on the level of transactions, which may be supposed to vary closely with income। कि आपकी डिमांड फॉर मनी आपकी लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन पे कि कितना लेन देन आप करते हैं, विच में बी सपोज टू वेरी क्लोजली विद इनकम, जो कि आपने कितनी लेन देन करना है और जिसका तल्लुक जो है वो आपकी इनकम के साथ है। अगर मैं बहुत फजूल खर्च हूँ, मेरी ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा पैसा रखूंगी। अगर मैं ख्वाहिशार होंगी तो डेफिनेटली मुझे कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। द proportion ऑफ इनकम दैट वुड बी ऑप्टिमल टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, के वो प्रोपोर्शन है, फर्ज को 10% है, 5% है, इज मेजर टू बी स्टेबल इन द शॉर्ट रन। ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। जो के है, ये के जो है वो हमारा, क्योंकि सम प्रोपोर्शन है और ये के जो है वो कांस्टेंट है, यानी आपके खास पैटर्न पे ही आप उसको करेंगे, खर्च करेंगे। यानी आपका जो प्रोपोर्शन है, मकसद मैं अगर शॉर्ट रन की बात करूं, पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि हमारी वेलोसिटी जो शॉर्ट पीरियड में कांस्टेंट थी, तो यहाँ हम के को कहते हैं कि कांस्टेंट है, क्योंकि आपका जो प्रोपोर्शन है, मसलन एक बंदा 10% रखता है तो वो शॉर्ट पीरियड में 10% ही रखेगा, डिपेंडिंग एज इन द फिशर फॉर्मुलेशन ऑन द पेमेंट हैबिट्स ऑफ द सोसाइटी। तो आपकी जो प्रोपोर्शन है के, एक्चुअली वो आपकी हैबिट्स, वही जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, वो इसको जिस तरह वी को मुतासर, वी को हम कहते थे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, तो आपका के भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। और ये भी प्रोपोर्शन जो है वो कांस्टेंट है। हमने वी को कांस्टेंट किया तो के भी कांस्टेंट है। इन equilibrium, the exogenous supply of money must equal the quantity of money demanded। कि आपका जो सप्लाई ऑफ मनी है, मनी जो है वो हम कहते हैं कि एक्सोजिनस सप्लाई ऑफ मनी, ये मनी की जो सप्लाई है वो एक्सोजिनस डिटरमिन होते हैं, जिसे हमने एम कहा था कि जब इक्विलिब्रियम होता है किसी इकोनॉमी का तो उसकी मनी डिमांड और मनी सप्लाई बराबर होती है। तो ये मनी सप्लाई एम है और एम डी जो है मनी डिमांड है। तो इक्विलिब्रियम में मनी की डिमांड मनी सप्लाई के बराबर होगी, यानी कि हमने डिमांड को सप्लाई के बराबर कर दिया। इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शन के ऑफ पी वाई बार। हमने कहा था कि वाई जो है वो करंट पीरियड में जो वाई आपकी होगी वो कांस्टेंट होगी, तो यहाँ हमने इसको कांस्टेंट फर्ज किया है। विद द फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन एंड रियल आउटपुट हमारी जो है वो फिक्स्ड होगी, डिटरमाइंड एज बिफोर बाय सप्लाई कंडीशंस। या आपकी जो आउटपुट है वो सप्लाई डिटरमाइंड है, जो क्लासिकल को हम सप्लाई साइड कहते हैं। द कैम्ब्रिक इक्वेशन आल्सो रिड्यूसेस टू a proportional relationship between the price level and the money supply। अब वो कहता है कि ये जो इक्वेशन थी, हमने कहा था कि एम डी इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ पी वाई, यानी कि आपकी नॉमिनल इनकम की। लेकिन वो कहता है कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो मनी की डिमांड मनी की सप्लाई की, यानी कि मनी डिमांड थी मनी सप्लाई के बराबर होती है, और इट इज सम प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ पी वाई, वाई इज कांस्टेंट, यानी शॉर्ट पीरियड में आपकी जो रियल इनकम है वो भी कांस्टेंट रहेगी। सो प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई में एज इन फिशर एंड अप्रोच द इक्वेशन द क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइन द प्राइस लेवल। जैसे फिशर ने कहा था कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो प्राइस लेवल को डिटरमाइन करती है, इन्होंने भी यही कहा है। सो द फॉर्मल equivalence of the Cambridge equation and Fisher version of the equation of exchange can be seen by rewriting equation 4.8। इन दोनों इक्वेशन ने क्योंकि एक जैसी बात की है तो इनको हम रीराइट कर सकते हैं इक्वेशन 4.8 को ये साबित करने के लिए जो कुछ फिशर ने कहा था वही जो है कैम्ब्रिज ने कहा है। वो क्या है कि हमने क्या करना है, सिंपली एम है ना, तो हमने ये तो दरमियान में आ गया कि मनी डिमांड है, तो आपका हम है तो ये एम ही ना। जब इक्वेशन में हम बात करते हैं कि दोनों बराबर हैं तो एम एस और मनी सप्लाई और मनी डिमांड इक्विलिब्रियम पे लिखने की बजाय खाली एम हम लिखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एम इधर ही रहे और ये के जो है ये क्या करे, इधर ले जाए, ये के इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा, एम इंटू 1/k इज इक्वल टू पी वाई बार। तो ये तो पी वाई एज इट इज रहेगा। सो योर जो है वो नॉमिनल इनकम where the real income is constant, when the real constant income is multiplied by the price level, it is equal to m times 1/k। तो यहाँ पर आप देखें
तो y अगर कांस्टेंट है तो प्राइस जो है वो मनी की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है टाइम्स 1/k। By comparing this with Fisher equation 4.5, जो कि हमने लिखा था एम बी डैश इज इक्वल टू पी और टी डैश हमने लिखा था या पी वाई डैश लिखा था, तो हमने देखा था कि मनी का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वी कैन सी दैट द टू फॉर्मुलेशन आर इक्विवेलेंट, दोनों ही फॉर्मुलेशन इक्वल है विद v इक्वल टू 1/k। तो हमने जहाँ उस इक्वेशन में हम जिसे v कहते थे वो यहाँ पर 1/k है। सो हम ये देख सकते हैं फॉर एग्जांपल। अब हम इसी चीज को जरा थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे पास ये इक्वेशन थी p इज इक्वल टू v डैश y डैश इंटू m, और यहाँ पर हम लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है उसको देख के कि पी वाई डैश इज इक्वल टू m/k। अगर देखा जाए हम इसमें v लगा दें तो एम वी इज इक्वल टू पी वाई डैश, एम वी डैश इज इक्वल टू पी वाई डैश, वहां ये था। और यहाँ पर है m, कहता 1/k जो है वो असल में वेलोसिटी ही है। और अगर हम उन्होंने v यूज किया, इन्होंने 1/k यूज किया, तो ये भी फिक्स प्रोपोर्शन है, वो भी फिक्स प्रोपोर्शन था, तो पी वाई डैश तो सेम ही बन जाता है। वो थी एम बी डैश और इज इक्वल टू पी वाई डैश। तो हमने ये क्या किया है कि एम इंटू 1/k, v की जगह 1/k और पी वाई डैश एज इट इज, तो दोनों इक्वेशन एक ही तरह की बात को बयान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिविजुअल विश टू होल्ड एन अमाउंट इक्वल टू 1/4 ऑफ द नॉमिनल इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी, फर्ज करें कि वो 25% या 1/4 अपनी इनकम का जो है वो नॉमिनल इनकम का अपने पास रखना चाहते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स द एवरेज डॉलर इज यूज्ड इन इनकम ट्रांजैक्शन विल बी 4। तो फिर नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो जो इनका डॉलर यूज्ड होगा वो भी 4 ही होगा। तो 1/4 का मतलब है कि आप उसकी जो 1/4 है वो नंबर ऑफ टाइम्स होगा कि जितने टाइम आपके पास यानी इतना सफर तय करेगा। ऑल्दो द टू फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी आर फॉर्मली इक्विवेलेंट, अगरचे यहाँ से नुक्ता है कुछ थोड़ा सा डाइवर्जन का कि दोनों एक ही जैसी बात करते हैं। एम वी डैश इज इक्वल टू पी वाई डैश और m इंटू 1/v इज इक्वल टू हमारे पास था p इंटू वाई बार। तो दोनों बराबर हैं लेकिन देर इज सम डाइवर्जन। चले हम देखते हैं कि आप पहले तो हम इनकी सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर लिया, अब देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। द कैमरा वर्जन रिप्रेजेंट्स अ स्टेप टुवर्ड मोर मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। बच्चों ये मैंने जो लिखा है रेड लाइन में, इसका मकसद ये होता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एक चीज को बयान करती हैं लेकिन कैम्ब्रिज की जो वर्जन है वो स्टेप टुवर्ड मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी की तरफ, यानी उसने कुछ थ्योरी के अंदर मॉडर्न चीजें ऐड की हैं। सो एज कंपेयर टू the Fisher equation, Cambridge equation is better. The Cambridge focus was on the quantity theory as a theory of demand for money. तो इसको भी अगर आप चेंज करें कलर, तो कैम्ब्रिज ने जो मॉडर्न चीजें इवॉल्व की थी वो ये थी कि उन्होंने कहा था, फिशर ने कहा था कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज अ प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी है। और लेकिन कैम्ब्रिज ने क्या कहा है कि क्वांटिटी थ्योरी एज अ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। एक्चुअली उन्होंने फिशर ने कहा कि ये प्राइस की डिटर्मिनेशन की थ्योरी है और कैम्ब्रिज ने कहा नहीं, ये डिमांड फॉर मनी की डिटर्मिनेशन की थ्योरी है। The proportional relationship between the quantity of money and the price level resulted from the fact that proportion of nominal income people wish to hold in the form of money K was constant. ये तो हमें पता है कि ये constant था, and the level of real output was fixed by supply conditions. Supply conditions की वजह से level of output fix रहती है। फॉलोइंग आप देखें क्लासिकल का जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है वो वर्टिकल बनता है, जो ये बताता है कि आउटपुट इज फिक्स, तो वही आइडिया उन्होंने यहाँ यूज किया है। इसीलिए तो उन्हें क्लासिकल्स कहते हैं क्योंकि सबका एक ही सोच है। फॉलोइंग अप ऑन पिगोस एनालिसिस ऑफ द alternative to holding wealth in the form of money, Keynes attacked the quantity theory of money by providing a new theory of money। तो इसके बाद फिर केन्स ने अपनी थ्योरी ऑफ मनी पेश की थी जो कि पीगो और इनके ऊपर। सो पता चला
कि हमने आज जो लेक्चर स्टार्ट किया था, जहां से हमने कहा था कि क्यूटीएम हम क्यों क्यूटीएम को बयान करते हैं, तो हमने जवाब दिया था कि इसके दो जवाब हैं। क्वांटिटी ऑफ थ्योरी मनी को अगर फिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी है, लेकिन अगर हम कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डिमांड फॉर मनी की जो है वो। In addition, Cambridge focus on money demand leads to an answer to the question about the way money affects the price level. ना सिर्फ ये कि डिमांड फॉर मनी की थ्योरी कहता है, बल्कि वो साथ ये भी कहता है कि आपकी जो है वो ये मनी जो है वो आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द वे मनी अफेक्ट्स द प्राइस लेवल। ये इस सवाल का जवाब ही देता है कि मनी की क्वांटिटी प्राइस लेवल को कैसे अफेक्ट करती है। Let's suppose that we began an equilibrium and then consider the effects of doubling the quantity of money। कि हम ये कहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे थे और हम ये फर्ज करते हैं कि मनी की क्वांटिटी दुगना हो गई है। इनिशियली दिस इज एन एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई। तो ये जो क्या होगा, बुनियादी तौर पर शुरू शुरू में मनी सप्लाई से मनी की डिमांड बढ़ जाएगी ओवर द अमाउंट डिमांडेड, यानी मनी की, जब हम मनी की डिमांड बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम पे तो मनी सप्लाई तो नहीं बढ़ी जो कि एक्सोजेनसली डिटरमिन होनी थी, बल्कि मनी की डिमांड जब बढ़ेगी तो वो इनिशियली सप्लाई नहीं बढ़ी, तो मनी डिमांड विल बी ग्रेटर देन द मनी सप्लाई। इंडिविजुअल ट्राई टू रिड्यूस देयर मनी होल्डिंग्स टू द ऑप्टिमल प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। लोग क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे रिड्यूस देयर मनी होल्डिंग, कि वो अपनी मनी की जो होल्डिंग है, मनी को अपने पास रखने के जो रखने का जो दिल करता है जो उनका, कि कितनी मनी अपने पास रखें टू द ऑप्टिमल प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। वो अपनी इनकम का जो प्रोपोर्शन है मनी का, वो चाहेंगे कि वो मनी अब कम रखें बाय पुटिंग दिस एक्सेस इनटू अल्टरनेटिव यूजेस। वो क्या करेंगे, अब पैसे मनी ज्यादा है तो लोग चाहते हैं कि मनी को कहीं इन्वेस्ट कर दें, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, एक्सेस इनटू अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो जब क्या होगी कि इंडिविजुअल उस बड़ी हुई जो होल्डिंग ऑफ मनी है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो या कंजम्पशन कर लें और या उसकी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि होल्डिंग बहुत ज्यादा पैसा उनके पास आ जाए। सो दे इंक्रीज देयर डिमांड फॉर कमोडिटीज। वो क्या करेंगे, नंबर वन पे वो अपने गुड्स की, ज़ाहिर है मैं बहुत ज्यादा पैसा रखना चाहता हूँ तो मैं किसी मकसद के लिए रखना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगी, मैं फजूल खर्चे शुरू कर दूंगी, मैं बहुत सारी कमोडिटीज की डिमांड करूंगी, मार्केट में जाऊंगी तो वो एक चीज खरीदनी है दो खरीद के आऊंगी, जैसे कि खवातीन आमतौर पर जाती हैं, खरीदने कुछ जाती हैं, खरीद के कुछ आ जाती हैं। सो दिस इंक्रीज डिमांड फॉर कमोडिटीज पुट्स टू अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस। जब हम ये पैसा लेके मार्केट में धड़ाधड़ शॉपिंग करने जाएंगे तो प्राइसेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि चीजें उतनी मार्केट में आई नहीं है, चीजें यानी रियल चेंज तो नहीं इकोनॉमी में आए, पैसा बड़ा है, पैसा अगर लोगों के पास ज्यादा है तो हर बंदा जब डिमांड करेगा तो गुड्स की क्वांटिटी कम पड़ेगी और तो इसका प्रेशर हमेशा ये होता है कि गुड्स की डिमांड बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि पीछे सप्लाई नहीं बढ़ रही गुड्स की। इन द लैंग्वेज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स देयर इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। क्लासिकल ने तो ये इन्फ्लेशन की बुनियादी डेफिनेशन दी है कि व्हेन टू मच मनी, यानी जर की बहुत ज्यादा मिकदार चंद चीजों का ताकब करती है, चंद चीजों के पीछे भागते हैं, तो जो चीज के पीछे भागेंगे वो आपसे आगे भागेगी भागेगी। तो इफ आउटपुट इज अनचेंज, अगर आउटपुट में इजाफा नहीं हुआ एज इट वुड बी इन द क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल मॉडल में ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व देखा है जिस जो ये बताता है कि गुड्स की क्वांटिटी में इजाफा नहीं होगा, सिर्फ लोग एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हैं, यानी कि चीजों की डिमांड बढ़ाते हैं, एंड के इज कॉन्स्टेंट से, के जो है वो केस जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये मिसिंग हो गया, केस कांस्टेंट। अ न्यू इक्विलिब्रियम विल बी रीच ओनली आफ्टर द प्राइस लेवल इज डबल। जब आप कहते हैं कि आपकी जो है वो क्वांटिटी यानी डिमांड फॉर मनी बढ़ती है तो आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ती है, तो फिर क्या होगा कि आपकी इस मनी के डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, चीजों की कीमतें डबल हो जाएंगी। यही उसने कहा था क्वांटिटी ऑफ मनी के डबल होने से प्राइसेस डबल होती हैं। एट दैट पॉइंट नॉमिनल इनकम, जिसे हम पी वाई डैश कहते हैं, एंड हेंस मनी डिमांड विल हैव डबल। तो जब आपकी नॉमिनल इनकम भी एंड आपकी जो मनी की डिमांड है वो भी डबल है, और दिस वाज द लिंक इन द क्लासिकल सिस्टम बिटवीन मनी एंड प्राइसेस। यही वो मनी और प्राइसेस का रिलेशनशिप है, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी
led to increased demand for commodities and upward pressure on the price level। तो जब एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होगी तो जिसकी वजह से आपकी जो है वो डिमांड फॉर कमोडिटीज बढ़ेगी और अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा। तो पता चला कि थ्योरी कौन सी सामने आई है कि आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से आपकी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ती है। क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से डायरेक्ट प्राइस नहीं बढ़ेगी, बल्कि दरमियान में ये इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है वो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ने से। सो price level is influenced by the money supply through the channel of the demand for goods and services। सो हम क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व, इसके बाद हम इसी से क्लासिकल का एग्रीगेट डिमांड कर्व हम मेजर करते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, चलें अब हम क्लासिकल का एग्रीगेट डिमांड देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड ही बढ़ी थी ना। देखें जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती हैं। तो चलें अब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं। द क्वांटिटी थ्योरी इज इम्प्लिसिट थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर आउटपुट विद द क्लासिकल सिस्टम। ये बात भी सोने से लिखने वाली है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो सफर तय करके आई है। पहला क्या है, वो कहता था कि प्राइस डिटर्मिनेशन किया है। दूसरा ये है कि वो डिमांड फॉर मनी की थ्योरी है। तीसरा ये है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। एक्चुअली जब हमने कहा कि डिमांड एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की है, तो एक्चुअली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज अ छुपी हुई थ्योरी है, इम्प्लिसिट थ्योरी ऑफ द एग्रीगेट डिमांड फॉर आउटपुट विद इन द क्लासिकल। ये हमने ढूंढ लिया है, ये एक्सप्लिसिटली बयान नहीं हुई। ये अब हम उनकी ये किसी ने बयान नहीं की, हम इसको खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट बाद में आने वाले, कि असल में ये केन्स कहता था कि इकोनॉमी में चेंजेस एग्रीगेट डिमांड से आती हैं, लेकिन क्लासिकल कहते थे एग्रीगेट डिमांड का कोई रोल नहीं है। तो हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लासिकल्स ने बेशक एक्सप्लिसिटली से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी नहीं कहा। तो ये इम्प्लिसिट थ्योरी डिमांड एग्रीगेट डिमांड फॉर आउटपुट की है विद द क्लासिकल सिस्टम। वी कैन यूज द क्वांटिटी थ्योरी टू कंस्ट्रक्ट द क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व। फिगर 4.1 हमने अभी बनाते हैं। क्लासिकल के अंदर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को यूज करते हुए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को यूज करके क्लासिकल का एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये अक्सर क्वेश्चन भी मैं पेपर में दे देती हूँ कि जी यूज द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड कंस्ट्रक्ट द क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व। फॉर कंक्रीटनेस वी असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू टू द वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे हाइपोथेटिकल दे देते हैं with which we constructed let's the value of k be 1/4 so that velocity is आपकी जो है 1 है 4 है। अगर k जो है वो हमारे पास जो है वो 1/4 है, तो वेलोसिटी जो है वो आपकी 1/v है ना। तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ये हमारी 4 के बराबर होगी। So this is the classical aggregate demand curve. Here we have output जो कि हमारे पास 100, 200, 300, 400, 500, 600 है। इसी तरह हमने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 as the aggregate price level। तो आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड करके दो एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम आउटपुट लेते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल लेते हैं। ये एग्रीगेट प्राइस लेवल है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनिशियली द लेट द सप्लाई ऑफ मनी बी 300। के पहले पहले हम कहते हैं ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो नेगेटिवली स्लोप्ड है, जो ये बताता है कि आउटपुट का जो है वो एग्रीगेट प्राइस लेवल के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर ये 2 है तो ये 100 है, ये 200 है तो यहाँ पर हम 6 या कितना आता है। और ये जैसे जैसे प्राइस लेवल नीचे आता रहता है एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि लोगों की चीजें सस्ती लगती हैं, प्राइस कम होने से वो ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो इनिशियली हम कहते हैं कि पहला जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है वाईडी कहते हैं, और यहाँ पर मनी की सप्लाई 300 है। यानी जब मनी की सप्लाई 300 है तो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे है। जब मनी की जो सप्लाई है वो 400 हो जाती है, तो 400 की मनी सप्लाई की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है और वाईडी का कर्व जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो पता चला कि क्वांटिटी ऑफ ये जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व हम बनाते हैं, इसके पीछे एक्चुअली जो है वो क्या काम करती है आपकी
सप्लाई ऑफ मनी काम कर रही है. So for either equation 4.8 and 4.5 to hold P into Y star nominal income है. दोनों इक्वेशंस जो 4.8 और 4.5 थी, दोनों में nominal income है must be equal to 1200. चार ज़रब चार और तीन, वो ज़रब देंगे, यहाँ नहीं दिया गया. चार ज़रब तीन है तो हमारे पास प्राइस लेवल और वो 300 है. So in figure 4.1 with price on the vertical axis and horizontal axis, ये मैं बयान कर चुकी हूँ. YDM is equal to 300 connects all the points where P into Y equals 1200 unit. 2 points lying on the schedule. For example, our real income levels of 300 and 600 with the accompanying price of 4 and 2 respectively. तो हमारे पास देखें, ये बात अगर हमने नॉमिनल इनकम की बात करनी है तो हमारे पास अगर ये 300 रुपये, 300 है, 300 हमारे पास मनी सप्लाई है, तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व ये है. और आपकी मनी डिमांड जो है वो एग्रीगेट डिमांड 400 पे ये है. तो हम इसको, इन्होंने ये बात की है कि आपका पी अगर प्राइस लेवल कोई भी है, फर्ज करें प्राइस लेवल 4 है, तो आपकी नॉमिनल इनकम जो है वो 3 है, तो ये 1200 के बराबर आएगा. In figure 4 with the price on the vertical axis, the line labeled YD3 connects point, तो हम हर पॉइंट्स को मिला देंगे, equals 1200 यूनिट, तो 12 टोटल 1200 यूनिट्स बनते हैं. 2 points lying on the schedule, for example, our real income level of 300 and 600, accompanying price एक पे 1200 और फिर दो पे फिर अगर ये 300 है तो आपका इनकम लेवल जो है वो 300 है और 600 है, और इनका रेस्पेक्टिवली जो है वो 300 की इनकम पे 4 को 3 से ज़रब दें तो 1200 आता है, और 600 अगर आपकी रियल इनकम है उसको 2 से ज़रब दें तो रेस्पेक्टिवली 600 आता है. इसी तरीके से जब जैसे पी और वाई की वैल्यू बदलेंगी तो आपकी जो है वो नॉमिनल इनकम चेंज होती रहेगी. नाउ कंसीडर अ हायर वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई, फॉर एग्जांपल 400 यूनिट, the satisfying either equation 4.8 and 5 with k still equal to 1/4. velocity हमारे पास 4 है. py must now equal 1600. वो कैसे है? the schedule yd m जो है वो 4 है and corresponding to the value of money equal to 400. अगर मनी की वैल्यू, आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो 400 है, lies above and to the right of the YDM, तो आपकी जो है वो जो आपकी जो मनी की क्वांटिटी है 300 से ज्यादा 400 है, तो 300 पर एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे बनेगा और 400 पर ऊपर बनेगा. शेड्यूल एंड शोज ऑल पी वाई कम्बिनेशन ऑफ 1600, 1600 की कम्बिनेशन शो करेगा. तो एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट. तो हमें यहाँ थोड़ा सा इसको आप परेशान ना हो, हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि 300 मनी सप्लाई है और प्राइस लेवल जो है वो 4 है. तो इसमें हर कम्बिनेशन प्राइस और क्वांटिटी का ये हमें, पहले पे आप देखें ये 100 है और ये 1200 है, दूसरा यहाँ 200 है और फिर 6 के साथ ज़रब देंगे तो 1200 आएगा. तो ये सारे लेवल जो है वो आपको 600 की इन का वो देंगे रियल इनकम, 600 की आपकी इनकम देंगे. ठीक है. और उसके बाद आपका नॉमिनल इनकम है. और आप यहाँ पर हम देखें तो 400 है, तो हमारा प्राइस लेवल अगर 4 है तो हम कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो 1600 के अगर हम बनाएंगे तो ये सारे, तो पता चला कि जो नीचे वाला मनी की क्वांटिटी का, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, ये आपको लोअर डिमांड शो करता है. एट हायर क्वांटिटी ऑफ मनी हायर डिमांड. एक तीसरा भी बना सकते हैं जहाँ वाई डी एम इज इक्वल टू 500 कर सकते हैं. सो यहाँ पर हम पता चलता है कि इसका रिलेशनशिप कैसे है. So, for a given supply of money, we trace out downward sloping aggregate demand curve that can be put together with the vertical aggregate supply curve. अगर aggregate demand और क्योंकि
कमोडिटी मार्केट में इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी चाहिए और सप्लाई का कर्व भी चाहिए। अगर इनको इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस लेवल आएगा। तो हम फिगर 4.2 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहता है। सॉरी, ये काफी जंप कर गया। हाँ, तो यहाँ पर फिगर रिप्रोड्यूसेस द वर्टिकल aggregate supply curve Y1S from figure 3.6 and shows several aggregate demand curves YD at money supply 1, aggregate demand at money supply 1, aggregate demand YD at money supply 2, YD at aggregate money supply 3, drawn the successive higher values of money supply M1, M2, M3 as just explained, increasing the money supply shift the aggregate demand curve upward to the right. So because the money supply curve is vertical, increases in the aggregate do not affect the price output. तो आपकी जो, क्योंकि वर्टिकल सप्लाई है, आपका एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ा, ओनली द प्राइस लेवल इंक्रीजेज होता है। तो ऑल्सो नोट दैट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ के और वी, a change in the quantity of money is the only factor that shift the aggregate demand curve. तो आपकी जो आपकी जो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी जो है, सिर्फ वो आपके एग्रीगेट डिमांड को चेंज करते हैं। बिकॉज इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ के वी was considered to be stable in the short run, aggregate demand varied only the supply with the supply of money. मैं इसको अपने अल्फाज में यहाँ बयान करती हूँ। यहाँ पर प्राइस लेवल है, यहाँ पर वाई है, ये एग्रीगेट सप्लाई का कर है जो वर्टिकल होता है क्लासिकल के मुताबिक। पहला एग्रीगेट डिमांड का कर वाई डी है, जो कि मनी की क्वांटिटी जो हमने सप्लाई M1 पे है। और जब क्वांटिटी M1 थी तो प्राइस लेवल P1 था। अब ऊपर चलते हैं, जब मनी की सप्लाई M2 हुई तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया। तो मनी की डिमांड ने एग्रीगेट डिमांड के कर्व को शिफ्ट कर दिया। प्राइस लेवल बढ़ा है, क्वांटिटी वही फिक्स रही है। फिर क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो बढ़ती है, M3 हो जाती है, वो कर्व शिफ्ट हो जाता है। फिर हमने देखा है कि क्वांटिटी जो है वो आगे बढ़ी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, लेकिन प्राइस लेवल जो है वो बढ़ा है, लेकिन आपकी आउटपुट नहीं बढ़ी। तो पता चला कि क्लासिकल के सिस्टम में आपकी जो आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी है, वो आपकी जो है वो एग्रीगेट डिमांड को चेंज करती है, जिसकी वजह से प्राइस चेंज होती है। तो प्राइस क्वांटिटी ऑफ मनी का प्राइस के साथ एज सच डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। पहले स्टेज पे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है, फिर उसके साथ एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, फिर एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस P1 से P2 से P3 पर चढ़ जाते हैं। So the classical theory of aggregate demand has been termed as implicit theory. अब पता चला कि क्लासिकल डिमांड की थ्योरी जो है वो एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड हैज बीन टर्म्ड एज इम्प्लिसिट थ्योरी। ये क्लासिकल ने वाजे नहीं किया था, लेकिन ये छुपी हुई थ्योरी है। द थ्योरी इज नॉट एक्सप्लिसिट इन द सेंस दैट इट फोकसेस ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कि ये इसलिए एक्सप्लिसिट नहीं है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की बात ही नहीं करते। जैसे केन्स कहता था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G है, एंड एक्सप्लेन द फैक्टर दैट डिटरमिन द प्राइस लेवल। ये सिर्फ ये उन फैक्टर्स की बात नहीं करते हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड को डिटरमिन करते हैं, C प्लस I प्लस G और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट या नेट एक्सपोर्ट्स, बल्कि ये क्या करते हैं, उन फैक्टर की बात करते हैं दैट डिटरमिन द प्राइस लेवल। इंस्टेड इन क्लासिकल थ्योरी अ गिवन वैल्यू ऑफ MV, जिसे मनी की क्वांटिटी वेलोसिटी, और M को हम कहते हैं वन, हम ऐसे हम 1/K कहते हैं। सो इंटू 1/K कहते हैं, implies that level of price level that is required for equilibrium in the money market for money demand equal the existing money supply। तो ये मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्विलिब्रियम में होगी। इफ मनी डिमांड एक्सीड्स, अगर मनी डिमांड एक्सीड हो जाए, फॉल शॉर्ट ऑफ मनी सप्लाई, अगर मनी की डिमांड मनी की सप्लाई से बढ़ जाए, देयर विल बी अ स्पिल ओवर टू द कमोडिटी मार्केट। तो मनी की डिमांड जब बढ़ जाएगी तो आप स्पिल ओवर होएगा, यानी कि इसका अफेक्ट मैनी टाइम्स होएगा। लोग जो कमोडिटी मार्केट का रुख करेंगे, एज इंडिविजुअल ट्राई टू reduce their expenditure on commodities। तो मनी की डिमांड जब एक्सीड हो जाएगी, देयर विल बी अ स्पिल ओवर टू द कमोडिटी मार्केट एज इंडिविजुअल ट्राई टू रिड्यूस और इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटीज। ये कमोडिटीज के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, क्योंकि मनी की डिमांड बढ़ गई है। पॉइंट्स अलोंग द वाई डी शेड्यूल,
आर पॉइंट्स एट विच फर्म्स एंड हाउस होल्ड आर इन इक्विलिब्रियम। जो पॉइंट वाइडिक शेड्यूल ऊपर हैं वो हाउस होल्ड और फर्म्स के इक्विलिब्रियम को शो करते हैं विद रिगार्ड टू देयर मनी होल्डिंग के लिहाज, एंड देयरफॉर आर आल्सो एट इक्विलिब्रियम रेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी। फिर ये आपके इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सपेंडिचर की भी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है क्यूटीएम। क्यूटीएम मैं इसको कंक्लूड करती हूँ कि क्यूटीएम जो है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पहले फिशर ने बयान की, जो कि बताता है कि ये प्राइस लेवल की डिटर्मिनेशन की थ्योरी है। फिर उसके बाद जो है कैम्ब्रिज ने उसके ऊपर काम किया, फिर उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली जो है डिमांड फॉर मनी की थ्योरी है। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये जब डिमांड फॉर मनी की थ्योरी एक्सप्लेन कर ली तो हमने ये शो किया कि ये डिमांड फॉर मनी की थ्योरी जो है एक्चुअली ये एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी है, जो कि एक्सप्लिसिट है। ये एक्सप्लिसिटली एग्रीगेट डिमांड को बयान नहीं करते जैसे केन्स ने किए थे, सी प्लस आई प्लस जी, और नेट एक्सपोर्ट की बात नहीं करते, बल्कि उन फैक्टर की बात करते हैं जो प्राइस लेवल को डिटरमिन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्योरी तीसरी स्टेज पे आकर ये इम्प्लिसिट थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड है। और पता चला कि ये सफर शुरू हुआ है प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी, डिमांड फॉर मनी की डिटर्मिनेशन की थ्योरी, और फिर अगला है कि एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी। दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अप टू दिस लेवल। इसके आगे भी जो अगले इकोनॉमिस्ट ने बात की है उसको हम अलग से बयान करेंगे, क्योंकि बिकॉज वी आर स्टडिंग द रिचर्ड फ्रॉयड, तो हम इसी के टॉपिक को फॉलो करके अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में इंशाल्लाह जब मेरी अगली वीडियोस आएंगी तो उनमें मैं जिक्र करूंगी कि ये थ्योरी का सफर कैसे था, फिर हम इससे आगे वहां पर शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि ये लेक्चर, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसका भी एक पार्ट खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर होप के वो पार्ट 2 ही होगा, पार्ट 3 नहीं होगा। तो उसके अंदर हमने अगला टॉपिक पढ़ना है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो आई थिंक यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट, और मेरी तरफ से आपको सबको जो है वो अल्लाह हाफिज मैं कहूँगी। और उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी, और उसके बाद जो है वो यकीनन आप जो है वो अ, इसके आगे मजीद थ्योरीज भी पढ़ सकें। सो मेरी तरफ से आपको सबको इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और सब जो है वो बहुत ज़्यादा लर्निंग करें, और उनके ज़िंदगी के मसाइल भी अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी के मसाइल से भी निजात दें। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ सीखें, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर स्टूडेंट जो है वो कुछ सीख लें। सो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, एंड लेट्स फिनिश दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।